हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके एग्जाम पथ में। और हम कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज की इस क्लास में हम संसदीय समितियां और संसदीय अधिनियम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला टॉपिक होगा संसदीय समितियां। नेक्स्ट टॉपिक है संसदीय समितियां। नोट्स देख लेते हैं। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं। ये अध्यक्ष सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपने प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष सभापति को सौंपती हैं। संसदीय समितियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है: स्थायी समितियां तथा तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करते हैं। इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है। जिस उद्देश्य के लिए इनका गठन किया जाता है, उसके पूरा होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियां का प्रमुख उदाहरण है। प्रमुख स्थायी समितियां हैं वित्त समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच समिति, परीक्षण एवं नियंत्रण नियंत्रण के लिए गठित समिति। 5 है सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां। 6 है सदन समिति अथवा सेवा समिति। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति आदि। वित्त समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल है। सदन विशेष की स्थायी समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियां यथा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग क्रमशः 2:1 होता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल लगभग 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? राइट आंसर ऑप्शन है संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरणार्थ, लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रमों पर समिति। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? राइट आंसर ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। प्रश्नगत विकल्पों में प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। प्रश्नगत विकल्पों के में प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सदनों द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती है।
तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष सभापति को प्रस्तुत करते हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां एवं तदर्थ समितियां। एक लोक लेखा समिति, ये दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। दूसरी है प्राक्कलन समिति। इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति ये बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तीसरी है सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। नोट: उपर्युक्त तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है, जबकि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। चौथी है याचिका समिति। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 होती है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति। इसका कार्यकाल नियत नहीं है। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य हैं और ये 30 सदस्य जो है लोकसभा से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 6, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली स्थायी समिति एवं दूसरी तदर्थ समिति के नाम से जानी जाती है। सदन विशेष की स्थायी समितियां तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियां यथा प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियां में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग क्रमशः 2 और 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। कथन 1 सही है। कथन 2, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। कथन 2 गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें से 15 सदस्य लोकसभा से सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, जबकि समिति में राज्यसभा द्वारा चुने गए 7 सदस्य बाद में जुड़ जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, क्योंकि लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग तथा व्यापार से संबंधित किसी बाहरी व्यक्ति को चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8,
भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। कथन एक सही है। कथन दो, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। कथन दो भी सही है। कथन तीन, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों व आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। कथन तीन भी सही है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति या आकलन समिति में केवल लोकसभा से 30 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार कथन एक सत्य है। संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्य का समन्वित करने और तत्संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है, जो कि कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के समग्र निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों आदि में मनोनीत करता है, अतः तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। ये उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वजनिक लोक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद को। क्वेश्चन नंबर 12, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। क्वेश्चन नंबर 13, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 14, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा और कुल। लोकसभा से होते हैं 15 सदस्य, राज्यसभा से होते हैं 7 सदस्य और टोटल होते हैं 22 सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति की संसदीय समिति। कथन एक है, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्य से गठित होती है। ये गलत हो गया, कुल 22 सदस्य होते हैं। कथन एक गलत है। कथन दो, सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। कथन दो सही है। कथन तीन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। कथन तीन से सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है, इसका हो जाएगा 3। बी, याचिका समिति, ये एक कार्यकारी समिति है, इसका। सी है स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, इसका हो जाएगा तदर्थ समिति।
ये हो गया 1। डी है विभागीय समितियां, ये हो जाएगा स्टैंडिंग समिति, इसका हो जाएगा 2। आंसर होगा 3 4 1 2। राइट आंसर ऑप्शन सी 3 4 1 2। सही सुमेलन इस प्रकार है: लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है, याचिका समिति एक कार्यकारी समिति है, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये तदर्थ समिति है, विभागीय समितियां ये स्टैंडिंग समिति है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है: 1 पब्लिक अकाउंट कमेटी, 2 एस्टीमेट्स कमेटी से, 3 सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। प्राक्कलन या आकलन कमेटी के सभी 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं तथा इसमें राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता, जबकि लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों में 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सरकारी आश्वासनों पर स्थायी समिति दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होती है, जिसमें लोकसभा की समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? राइट आंसर ऑप्शन सी, आकलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 20, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा के सदस्यों से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति सही है, बी लोक लेखा समिति सही है, 3 लोक उपक्रम समिति ये भी सही है, डी संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी समिति डी गलत है। आंसर होगा ए बी सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए बी और सी। भारतीय संसद की वित्तीय स्थायी समितियां निम्न है: प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं जो 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। 2 लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से जो 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। 3 लोक सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से जो 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? 1 सार्वजनिक लेखा समिति सही है, 2 प्राक्कलन समिति सही है, 3 सार्वजनिक उपक्रम समिति ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समितियां नहीं है? लोक लेखा समिति ये स्थायी समिति है, आकलन समिति ये भी स्थायी समिति है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति ऑप्शन बी, सार्वजनिक उपक्रम समिति ये भी सही है। इसके चारों ऑप्शन सही है। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं: स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियों में 3 मुख्य वित्तीय समितियां आकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। अन्य स्थायी समितियों में जांच समिति, संवीक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति आदि शामिल हैं। अतः प्रश्नानुसार चारों विकल्पों में उल्लिखित समितियां स्थायी समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की जांच करने तथा सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन एवं उनके कुशलता पूर्वक चलाए जाने की जांच करती है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों एवं संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती है। संसद की प्राक्कलन समिति आकलनों की जांच, मितव्ययिता एवं धन के व्यय पर निगरानी रखती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संसदीय समिति नहीं है, बल्कि इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 25, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। इससे संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा 24 फरवरी 2011 को एवं राज्यसभा द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया तथा 4 मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। इस में कुल 30 संसद सदस्य शामिल किए गए थे, जिसमें 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से थे। इस समिति के अध्यक्ष पीसी चाको के थे तथा इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2013 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 27, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पीसी चाको। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्ति या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन उन नियमों, विनियमों, उपनियमों, उपविधियों आदि को कहा जाता है जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। समिति ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करती हैं? कथन 1, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, सही है। कथन 2, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, सही है। कथन 3, वित्त आयोग, गलत है। कथन 4, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, ये भी गलत है। कथन 5, नीति आयोग, ये भी गलत है। आंसर होगा 1 और 2। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियों एवं संसदीय विभागों संबंधी स्थायी समितियां करती हैं। इनके पुनरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग एवं नीति आयोग संबंधित नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है संसदीय अधिनियम। नोट्स देख लेते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 वर्ष 1954 में अधिनियमित तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं संक्षिप्तता विचारणीय होते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू है। वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम से इसमें किए गए संशोधन 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। यह अधिनियम संरक्षा विवेक के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय का विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारण है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज का में प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित माना है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल मूलतः 5 वर्ष या सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उक्त अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में अधिसूचित सूचना का अधिकार नियम 2019 के तहत इसे 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को वही वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी जैसा केंद्र सरकार निर्धारित करे। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS के नामक सामाजिक आंदोलन सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का गठन किया गया। पंचायतें अनुसूचित 1996 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों का शोषण से मुक्त किया जा सके। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू इनेक्टेड हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1954 में। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम वर्ष 1954 में अधिनियमित इनेक्टेड तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। नोट, इस प्रश्न में अंग्रेजी अनुवाद में इनेक्टेड शब्द है जिसका अर्थ अधिनियमित होता है, जबकि हिंदी में इस संदर्भ में लागू शब्द प्रयुक्त है। दिए गए विकल्पों के आधार पर विकल्प बी इसका क्वेश्चन नंबर 2, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध है। राइट आंसर ऑप्शन बी संज्ञेय तथा संक्षेपता विचारणीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपता विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। संज्ञेय तथा संक्षेप्त सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपता विचारणीय और संज्ञेय तथा असमनीय है। क्वेश्चन नंबर 5, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध
ऑप्शन ए सही है, संघीय, और ऑप्शन डी कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा। इस अधिनियम में दोषी व्यक्तियों के लिए कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए और डी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना था, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के लिए बोनस अंक दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? राइट आंसर ऑप्शन बी, धारा 5 के अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान या छात्रावास जो जन साधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। क्वेश्चन नंबर 7, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, धारा 10 का में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का में 10(a) के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। राइट आंसर ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1 क्लॉज 2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। क्वेश्चन नंबर 9, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है। राइट आंसर ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत पर। क्वेश्चन नंबर 10, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, धारा 14 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए, निदेशक सही है। ऑप्शन बी, प्रबंधक सही है। ऑप्शन सी, सचिव सही है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सभी सही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14(1) के अनुसार यदि इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी हो, तो हर ऐसा व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उस कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा। धारा 14 के क्लॉज 2 के अनुसार जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारियों की सम्मति से किया गया हो, वहां वे भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अनुसार जहां की इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाए, तो वहां जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि ऑप्शन ए, अभियुक्त का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग पूर्व न्याय के अधीन फायदे के उपभोग करने के संबंध में। ये सही नहीं होगा। ऑप्शन बी, अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में। ये भी गलत है। ऑप्शन सी, अभियुक्त के अपराध कार्य करने में सक्षम नहीं होने से। ये भी गलत है। ऑप्शन डी, अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से। ऑप्शन डी सही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत
अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और अपराधी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया हो। ऑप्शन ए सही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, धारा 14 का। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 का 14A के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ही सही है। ऑप्शन बी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ही सही है। ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन डी सती निरोध अधिनियम 1987 ये सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 73वें नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। एक है भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये हो जाएगा 1978। सॉरी, ए भारतीय शस्त्र अधिनियम ये हो जाएगा 1878, इसका हो गया 2। उसके बाद बी शाही पद अधिनियम ये हो जाएगा 1876, इसका हो गया 1। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये हो गया 1861, इसका हो जाएगा 4। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये हो गया 1869, इसका हो गया 3। राइट आंसर ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1 सूची 2, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 का, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी 26 अक्टूबर 2006। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली तथा 26 अक्टूबर 2006 से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है मीसा एक सामाजिक अधिनियम नहीं है। और सामाजिक अधिनियम कौन से ये देख लेते हैं। एंटी डॉबरी एक्ट सामाजिक अधिनियम है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ये भी है। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट ये भी है। मीसा मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नामक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना तथा 1977 में निरस्त कर दिया गया। ये आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था, अतः ये सामाजिक अधिनियम नहीं है। जबकि प्रश्नगत शेष तीनों अधिनियम सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक दोष निवारण हेतु बनाए गए अधिनियम हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। कथन 1 सही है। कथन 2 है उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो उसे उसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। कथन 2 गलत है।
कथन 3, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करा सकता है। कथन 3 सही है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। वर्ष 1986 के संसद द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच कराने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए उसे निर्धारित फीस देनी पड़ती है। यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को यह अधिकार है कि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करा सके। क्वेश्चन नंबर 21, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1871 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में अधिनियमित हुआ था। ये प्रारंभ में उत्तर भारत का अधिकांश क्षेत्र में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवर्तित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवर्तित हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिनियम 1989। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? आंसर होगा इसका 23, कुल 23 धाराएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, 23 धाराएं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किन्हें प्राप्त है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार को। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 23 इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 23 के क्लॉज 1 के अनुसार केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रायोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। क्वेश्चन नंबर 26, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, धारा 2 के ख और ग में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में 2016 के संशोधन द्वारा अंतः स्थापित धारा 2 के ख ग 2B(c) में इकोनॉमिक बायकॉट को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3(2) के 7 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 28, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? राइट आंसर ऑप्शन ए, धारा 14। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अध्याय 4 की धारा 14(1) में शीघ्र न्याय एवं परीक्षण के लिए एक या अधिक जिलों में एक विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, जबकि धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 29, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार
की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रायोजन है। राइट आंसर ऑप्शन ए, शीघ्र विचारण। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अनुसार सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रायोजन शीघ्र विचारण है। क्वेश्चन नंबर 31, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। ऑप्शन ए, केवल तथ्यों के संबंध में, सही है। ऑप्शन बी, केवल विधि के संबंध में, ये भी सही है। इसके दोनों कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तथ्य और विधि दोनों के संबंध में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 का के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है के विरुद्ध अपीलें तथ्यों और विधि दोनों, बोथ ऑन फैक्ट एंड ऑन लॉ के संबंध में उच्च न्यायालय में होंगी। क्वेश्चन नंबर 32, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संरक्षा विभेद का सिद्धांत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है। इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 33, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है। राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य सरकार को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार को है। क्वेश्चन नंबर 34, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, दुष्प्रट भी सही है। ऑप्शन बी, सामान्य आशय भी सही है। ऑप्शन सी है सामान्य उद्देश्य में, सभी सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 8 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को उपधारित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, धारा 6। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 6 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कुछ धाराओं को लागू किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 एवं 149 के उपबंध तथा भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5 का और अध्याय 23 का के उपबंध लागू होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1995 के तत्संबंधी नियमों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर पुलिस अधीक्षक को सौंपने का प्रावधान था, जिसे पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसारित करता था। तथापि वर्ष 2016 में इन नियमों में हुए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि ऐसे अपराधों के लिए जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेगा। पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने का भार साधक 60 दिन की अवधि इस अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 37, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिरफ्तारी पूर्व जमानत। क्वेश्चन नंबर 38, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 18। इस अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ज्ञातव्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 39, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी किया जाएगा जो उप अधीक्षक की रैंक से कम ना हो। राइट आंसर ऑप्शन सी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1995 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियम 7 के 1 के तहत इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उपाधीक्षक रैंक से कम ना हो। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? ऑप्शन ए, किसी अपराध के दोष सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का समरण, ये दी गई है शक्ति। ऑप्शन बी, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। ऑप्शन बी वाली शक्ति नहीं दी गई है। ऑप्शन सी, ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। ऑप्शन सी वाली शक्ति दी गई है। ऑप्शन डी, ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। ऑप्शन डी भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। दिए गए विकल्पों में पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई शक्तियों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? राइट आंसर ऑप्शन डी, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय दिए गए विकल्पों में सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने और वसूलने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 42, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग नहीं ले सकता है कि, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग ले सकता है कि वह भी पीड़ित की ही जाति का है, जबकि विकल्प ए और विकल्प सी में दिए गए आधार पर नहीं ले सकता। अतः इस प्रश्न के दो उत्तर ए व सी होंगे। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अभियुक्त पर अभियोग तभी चलाया जा सकता है कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा
आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में एक से अधिक उत्तर सही होने के कारण इस प्रश्न के लिए बोनस अंक दिए हैं। अब इसके उत्तर देख लेते हैं, ए और सी। प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अविवाद नहीं ले सकता है कि ऑप्शन ए, कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था। ऑप्शन ए सही है। और ऑप्शन सी, कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई कि जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता। ऑप्शन सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के कथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक अंतड़ा देगा और किसी अवधि के कारावास से दंडित होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) के जेड बी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के कथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा और कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा धारा 2(घ) में परिभाषित है। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी, पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2(ग) में परिभाषित है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी, आश्रित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित है। ऑप्शन डी सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 की उपधारा 1 में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(ख) में परिभाषित है, जबकि धारा 2(घ) विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है, जबकि अन्य विकल्पों में कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद धारा 17। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 17 में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन के उपबंध किया गया है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए व पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, धारा 18 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया। इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेषित करेगी। क्वेश्चन नंबर 47, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी,
जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य है। अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 48, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 15 जून 2005 को। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभावी हुई थी, जबकि शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात 12-13 अक्टूबर की मध्य रात्रि 2005 से प्रभावी हुआ। ये एक विधिक अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना का अधिकार को अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज का में प्रदत्त वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के मूल अधिकार में निहित माना है। तथापि ये संविधान में उल्लिखित न होने के कारण संवैधानिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 50, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यह एक विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 51, सूचना का अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एक मूल अधिकार है, ए सही है। बी एक विधिक अधिकार है, बी भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। सूचना का अधिकार वर्ष 2005 के संसदीय अधिनियम के तहत एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के तहत प्रदत्त वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के मूल अधिकार में निहित माना है। इस आधार पर यदि केवल एक ही विकल्प का चयन करना हो तो विधिक अधिकार ही इसका अभिष्ट उत्तर होगा, परंतु प्रश्न में दो विकल्प चयनित करने हों तो विधिक अधिकार के साथ मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के तहत इसका समुचित उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है। ऑप्शन ए है सूचना की पारदर्शिता, सही है। बी सूचना का प्रकटन, सही है। सी संसूचित नागरिकता, सही है। डी लोकतांत्रिक आदर्श की प्रवक्ता, सही है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए बी सी और डी चारों सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में सूचना का पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रवक्ता ये सभी शामिल हैं, अतः सही उत्तर विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए सरकार के कार्यकारण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वे वास्तव में लोगों के लिए काम करे, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी नागरिकों को सशक्त करना, ऑप्शन डी भी सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना। ये स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समाज की महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त करना इस अधिनियम के प्रत्यक्ष उद्देश्यों में शामिल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 54, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विकल्प बी में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सभी प्रावधान थे। विकल्प बी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के खंड 6 के उपखंड 2 के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त को कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि तत्संबंधी अधिसूचित नियमों के तहत अब 3 वर्ष है या 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने 31 अक्टूबर 2019 के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 55, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। इसका आंसर होगा 3 वर्ष या 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 2005 के अधिनियम में किए गए संशोधन एवं तत्संबंधी नियमों की अधिसूचना के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित कर दिया गया है। जबकि इससे पूर्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था। क्वेश्चन नंबर 56, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, RTI अधिनियम। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS की स्थापना वर्ष 1987 में अरोड़ा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार हेतु जन आंदोलनों की शुरुआत वर्ष 1990 से मानी जाती है, जब MKSS ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्य और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कथन ए सही है। कारण आर, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों स्वतंत्र रूप से सही है। कारण कथन की व्याख्या नहीं करते। सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई, तथापि अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच से है। सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों एवं कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है एवं सामग्री का नमूना लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन डी, मद्रास उच्च न्यायालय ने।
मद्रास उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। हालांकि इस पीठ ने शीघ्र ही स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने निर्णय के इस भाग को हटा दिया था। उक्त खंडपीठ में न्यायमूर्ति एन पॉल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति के रविचंद्र बाबू दो न्यायाधीश थे। उल्लेखनीय है कि आरटीआई एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं है। इस अधिनियम की धारा 6 के क्लॉज 2 के अनुसार सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ऑप्शन डी गलत है। विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण सेवाओं को लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना तथा किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर के मूल तत्वों में शामिल है, किंतु अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। भारत में सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में नागरिक अधिकार पत्र की संकल्पना को सर्वप्रथम मई 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? राइट आंसर ऑप्शन डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 63, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी ग्राम सभा। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 6 के क्लॉज 1 के अनुसार ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु प्राधिकारी है। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इनकी जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? कथन ए स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, कथन एक सही है। कथन दो अनुच्छेद 275 के क्लॉज 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप, कथन दो गलत है। कथन तीन है अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप, कथन तीन भी गलत है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए कथन एक सही है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी 2010 में। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 90 दिन।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, सही है। ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी, ये भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी, इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। ऑप्शन डी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों और कंपनियों तथा तत्संबंधी उद्देश्यों हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। यह अधिनियम 1 मार्च 1894 को अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम को भारत की संसद द्वारा बनाए गए 2013 के अधिनियम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 से प्रस्तावित किया गया। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों की मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? कथन 1 है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सही है। कथन 2, बोनस भुगतान अधिनियम, सही है। कथन 3, संविदा श्रम अधिनियम, ये गलत है। कथन 4, समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये सही है। आंसर होगा 1, 3, 1, 2 और 4। राइट आंसर ऑप्शन सी 1, 2 और 4। मजदूरी संहिता 2019 में 4 श्रम अधिनियम यथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम एक्ट 1976 को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, कंपनी अधिनियम ये 2013 का, ये सही है। भारतीय संविधान अधिनियम 1870, ये 1872 का है। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी, साझेदारी अधिनियम 1932 का है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 का है। ऑप्शन डी भी सही है। आंसर होगा ऑप्शन बी। सही सुमेलन इस प्रकार है, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविधान अधिनियम 1872, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, ये 1908 का नहीं 1907 का है, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, ये सही है। फौजदारी भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, ये भी सही है। ऑप्शन डी, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908, ये भी सही है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम वर्ष 1907 में लाया गया था, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए अधिनियम और उनके वर्ष सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 71, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी 2005 में। आपदा प्रबंधन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा देश में प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम हेतु विधेयक राज्यसभा द्वारा 28 नवंबर 2005 को तथा लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 2005 को पारित किया गया था। 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात ये अधिनियम अधिनियमित हुआ। इसके तहत राष्ट्रीय राज्य तथा जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की व्यवस्थित संरचना का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। उक्त अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में एक अध्यक्ष 9 से अधिक सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है।
जबकि अन्य सदस्य राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त है? कथन एक है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, कथन एक गलत है। कथन दो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, कथन दो सही है। कथन तीन शत्रु संपत्ति या एनमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, कथन तीन भी गलत है। कथन चार एपेडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, कथन चार सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, दो और चार। कोविड 19 महामारी की रोकथाम हेतु लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 से प्राप्त हुआ। कोविड 19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किए जाने के बाद देश में इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2020 को महामारी अधिनियम 1897 को लागू करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 75। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1980 में। वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने वाले इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। ये 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, कथन एक गलत है। कथन दो है राज्य निजी निगमों कारपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं है, कथन दो सही है। कथन तीन है आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, कथन तीन गलत है। कथन चार आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, कथन चार भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो और चार। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में उल्लिखित किया है कि आधार मेटा डेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। अतः यह निर्णय आधार प्रमाणीकरण विनियम 2016 में वर्णित 5 वर्षों तक इसे सुरक्षित संग्रहित रखने के प्रावधान को गलत ठहराता है। इस प्रकार कथन एक गलत है। कथन दो सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवाईसी मानकों के संदर्भ में इसका स्वैच्छिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कथन तीन भी सही नहीं है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अभिकथित किया है कि भारत की संचित निधि से वित्तीय प्राप्त करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लक्षित लाभार्थियों तक हित लाभ पहुंचाने के आधार पर उपयोग आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत विधि सम्मत है। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है, कथन एक गलत है। कथन दो आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, कथन दो सही है। कथन तीन है भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है, कथन तीन भी गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2010 को जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2001 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भारत में लगभग 90% अध्यापक शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र के तहत है। क्वेश्चन नंबर 78, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 की धारा 16 के तहत होती है। इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और उसका पुनरावलोकन करने के प्रायोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही नहीं? कथन ए, ऑप्शन ए, राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। कथन सी गलत है। ऑप्शन डी, उपभोक्ताओं के हितों को सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। ऑप्शन डी भी सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक ना हो। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य के माल या सेवाओं संबंधी शिकायतों की सुनवाई, जबकि 1 करोड़ से ऊपर तक के माल या सेवाओं के कुल मूल्य की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करता है। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन सही है। इसी के साथ क्लास का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी क्लास से जुड़